चले प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ें, करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ लें, करता हूं। चले पढ़ लिया। अब इस बिल्डिंग की IS 16 के तहत रिवैल्यूएशन होनी है। चूंकि रिवैल्यूएशन का गेन OCI में जाना है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा, और अगर लॉस OCI में जाना तो भी एक्सचेंज गेन लॉस OCI में जाएगा। तो पिछले सवाल की तरह रुपीस में लाने के बाद IS 16 लगाएंगे। ये मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो यही जो टेबुलर वर्किंग आपको IS 36 पढ़ाते हुए सिखाई थी। खरीदी कब बिल्डिंग? 1 जनवरी 17। तो इनिशियली बिल्डिंग जब खरीदी तो वो थी 1 लाख पाउंड की, और उस वक्त एक्सचेंज रेट कितना था? ये जिस दौर में मैंने सवाल बनाया था तब पाउंड 150 के आसपास ही होता था। तो 1 जनवरी 17 1 लाख पाउंड को रुपीस में लाने के लिए 140 का रेट लगेगा। कितना? 14 मिलियन। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन। लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल। तो 1 साल की रिडक्शन हो गई 1.4, बाकी रह गया 12.6। अब जब हम 1 जनवरी 18 पे इसकी रिवैल्यूएशन करेंगे तो स्टर्लिंग की फिगर अगर देखें तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं होने की जरूरत। क्यों ना? उतनी ही है। कैसे भाई? 1 लाख थी, 10 साल लाइफ, 1 साल की रिडक्शन के बाद 90 रह गई थी, फेयर वैल्यू स्टिल 90 है। लेकिन क्योंकि हमने सवाल रुपीस में लाने के बाद सॉल्व करना है तो अगर रुपी फिगर देखेंगे तो अब ये 90,000 स्टर्लिंग रुपीस में आएगा तो 134। कितना कितना? तो हाँ, रिवैल्यूएशन की जरूरत है। और लॉस, अब ये बजाहिर सारा का सारा एक्सचेंज लॉस ही है, क्योंकि स्टर्लिंग में तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन चूंकि वैल्यू गेन लॉस ने OCI या P&L में जाना था तो एक्सचेंज गेन लॉस ने भी वहीं जाना है। तो उसका सवाल करने का तरीका यह है कि आप सवाल रुपीस में लाने के बाद ही सॉल्व करें। एक्सचेंज गेन लॉस भी और वैल्यू गेन लॉस भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ये मैंने वो जो आपको चौथा पेज पढ़ने को कहा था उसमें एग्जाम नोट मैंने ये बात लिखी हुई थी कि सारा सवाल जब आप रुपीस में लाके सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये 0.54 ये इधर P&L में आ गया। उसके बाद 31 दिसंबर 18 की डेप्शन चार्ज होगी। अब इस 12.06 के पास बचे हैं 9 साल। जी कितना? 1.3 और अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन 6। इसका डिफरेंस ले लें, चाहे इसको 9 में डिवाइड कर दें। ये बच गया 10 और ये बच गया 0.48। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन हो गई 1 जनवरी 19। तो हम इस 102 को पहले रुपीस में लाएंगे। किस रेट पे? कितना बना? 13.87। तो अपवर्ड हो गई 3 तो पहले P&L वाला लॉस रिवर्स होगा और जो एक्सेस है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 2.67। और 31 दिसंबर 19 की डेप्रिसिएशन। इसके पास रह गए हैं अब 8 साल।
73.33। तो अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और वो कॉस्ट मॉडल से हटके प्रेजेंट होती है तो उसका तरीका यह है कि पहले उसकी नई वैल्यूज जो भी नई वैल्यूज निकालनी है उनको रुपीस में लाएंगे, फिर रेलेवेंट आईएस लगाएंगे। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी पूछे मैंने 3 साल के। ये सारी वर्किंग आपके सामने, पहले खुद बना लें फिर सॉल्यूशन चेक कर लें। क्या जी 0.33 जी, सरप्लस से रिटेन अर्निंग का ट्रांसफर। इसको 8 पे डिवाइड कर दें या फिर इसका कॉस्ट मॉडल से डिफरेंस ले लें। कॉस्ट मॉडल तो ये थी ना 1.4।
हाँ जी, अब आप ना पेज 3 के ऊपर, चैप्टर में पेज 3, ये जो आखिर में बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है टेबल के नीचे, ये सारी पढ़ लें। अगर ये 2 सवाल समझ आए हैं आपको तो ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें। पेज 3 के टेबल के नीचे सारी अंग्रेजी पढ़ लें। हाँ जी, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सारे कैलकुलेशन रुपीस में ट्रांसलेट करने के बाद ही करनी है। चलें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 का डाटा बताएं, मैं बोर्ड पे करके इसकी बात समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके उसके बारे में कुछ बातें समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें। हाँ जी, अभी इस वक्त मैंने रिवैल्यूएशन का सवाल सॉल्व किया था, उसमें ये तो रिवैल्यूएशन थी, फर्ज करें इम्पेयरमेंट होती, तो जो पहला साल था 90,000 स्टर्लिंग, अगर स्टर्लिंग में देखें तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं था, लेकिन रुपीस में लाने की वजह से लॉस आ गया। तो ये लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन करेंसी को देखें तो बाहर कोई लॉस नहीं नजर आ रहा, लेकिन रुपीस में आने की वजह से आ जाएगा। ये लास्ट लाइन का मतलब है, द इफेक्ट ऑफ दिस कंपैरिजन मे बी दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन रुपए, जबकि असल में वो स्टर्लिंग में नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें, इसमें एक पॉइंट है जिसके ऊपर IS 21 नहीं, एक अलग से इफ्रिक लिखा हुआ है, बस वही पॉइंट समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले वो पॉइंट समझा देता हूं और फिर ये इफ्रिक 22 पढ़िएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ें, मैं करता हूं बोर्ड पे। फर्स्ट सितंबर 2018 को हमने एक प्लांट इंपोर्ट करने का परचेज ऑर्डर इशू किया और 20% एडवांस भी जमा करवा दिया। 1 सितंबर 18, एडवांस टू सप्लायर डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने पैसे दे दिए? $24,000, और उस वक्त डॉलर कितने का था? 110 जी, 2640,000। फिर हमें प्लांट रिसीव हो गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर, प्लांट डेबिट, अमाउंट लिखता हूं उसकी अभी, और क्या क्या डेबिट क्रेडिट, एडवांस एडजस्ट होगा तो ये एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट 2640,000, और क्या क्रेडिट होगा? कैश दिया है, कितना? 36,000 कैश दिया है और इस वक्त रेट हो गया है 120, 4320,000, और पेएबल है 12,000 एडवांस था, 36,000 कैश दे दिया, बाकी रह गया कितना? 60, 24, 60,000, और ये भी 120 पे ही 7। प्लांट कितने से डेबिट होगा? सबका बैलेंस। अच्छा, अभी कुछ देर पहले कितने से डेबिट किया था? बिल्कुल शुरू में जो IS 21
जितनी उस दिन, किस दिन, जिस दिन प्लान डेबिट करना बनता था, उस दिन एक्सचेंज रेट था। यानी जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 से पहले तक सीखा है, प्लांट है 120,000 इंटू 120, जो अभी तक सीखा कितना 1। अच्छा, क्या ये एंट्री टैली हो रही है? हाँ जी, नहीं, क्यों नहीं हो रही? एक्सचेंज रेट का फर्क आ गया एडवांस टू सप्लायर की वजह से। क्या ये मॉनेटरी आइटम है? एडवांस टू सप्लायर नहीं। तो जब ये मॉनेटरी आइटम ही नहीं है तो इस पे कोई एक्सचेंज गेन लॉस आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। इसलिए IAS 21 से तसल्ली नहीं हुई तो इनको इफ्रिक लिखना पड़ा, और इफ्रिक लिख के ये कहा है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के लिए कुछ एडवांस चला गया था तो फिर IAS 21 वाली जो बात थी ना कि ट्रांजैक्शन को जिस दिन रिकॉर्ड करना बनता था उस दिन वाला रेट, वो बदल जाएगी, और हमें इस टोटल अमाउंट को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। ये इफ्रिक 22 है, तो हमें 120 को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जितना एडवांस गया था उस पे वही वाला रेट जो एडवांस गया था, और बाकी पे फिर ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट 96। अब टैली करेगी एंट्री। अगर किसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ एडवांस दिया था, खरीद रहे हैं तो एडवांस दिया था, बेची होती तो एडवांस मिला होता, तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट लगाने का रूल पड़ा था वो टूट जाएगा। एडवांस वाले पोर्शन पे वही पुराना रेट और बाकी पोर्शन पे ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट, अगर एडवांस है तो। यानी IAS 21 वाली बात बदल गई एडवांस आने की वजह से। ये इफ्रिक 22 है जो पेज 2 के या 3 के एंड पे लिखा हुआ है, 2 के एंड पे शायद, चैप्टर में पेज 2 के एंड पे लिखा हुआ है शायद, इफ्रिक 22। एडवांस आ जाएगा अगर, तो एडवांस को फिर ऐसे डील करेंगे। कितने से प्लान डेबिट हो जाएगा? कितना? 141600000। ये प्लांट इतने से डेबिट होगा, और 31 दिसंबर पे ईयर एंड आ जाएगा। तो 31 दिसंबर पे क्या करेंगे हम? एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। कितनी लाइफ है प्लांट की, और कितने महीने? तीन लाख 354। और ईयर एंड पे ये मॉनेटरी आइटम है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। 120 पे रिकॉर्डेड है, कहां तक पहुंचाना है? तो लॉस आ जाएगा। पेबल पे हमें 10 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे, 130 ना, तो 60,000 का जो पेबल है इस पे हमें 10 रुपए का लॉस, 6 लाख। ये ईयर एंड पे मॉनेटरी आइटम अपडेट हो गई। और 28 फरवरी को क्या हो रहा है जी? पेमेंट हो रही है, तो पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। पेबल कितने से डेबिट? ईयर एंड पे हमें $60,000 को 130 पे ला चुके हुए थे, लेकिन कैश जेब से कितना जा रहा है 28 फरवरी को? जी, तो 6 लाख का हमें मजीद एक्सचेंज लॉस हो गया। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कि अगर एडवांस इन्वॉल्व हो गया तो वो जो हम ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन रेट पे रिकॉर्ड करते हैं वो टूट जाएगी बात। एडवांस वाले पोर्शन पे एडवांस वाला रेट, बाकी पोर्शन पे ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 सॉल्व कर दें। लिख के करिएगा, सॉल्यूशन देखेंगे तो कैलकुलेशन नहीं समझ आती। लिख के करिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7।
हाँ जी, ये कौन लिखा है? ये जो एडवांस हमने बनाया था, ये मॉनेटरी था कि नॉन मॉनेटरी था? तो इसको अब अपने क्रेडिट कर दिया, तो डी रिकॉग्नाइज हो रहा है। इसके ऊपर कोई गेन लॉस आना चाहिए। इधर इस एंट्री में हमने कोई गेन लॉस डाला है, तो एडवांस के ऊपर कोई नहीं गेन लॉस आना चाहिए ना। तो ये कहा हुआ इसमें। हाँ जी, कितना अच्छा लगेगा? एक सवाल बस करना है और बस फिर छुट्टी। मैंने करना बोर्ड पे। हाँ जी, डन। चलें, IS-21 बस खत्म। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पे वापस आ जाएं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के मैं फिर खत्म करता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सेट 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें, मैं करता हूँ। जो कल सीखा था ना, उसमें IS-21 मिक्स कर रहा हूँ। जो कल अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI किया था, उसमें मैं IS-21 मिक्स कर रहा हूँ। सेट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें, मैं करता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सेट 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें।
जी, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड्स में, और पार्ट ए कौन सी क्लास है, एमोर्टाइज कॉस्ट, और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और IS-21 मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हो गया? हम लोग फॉरेन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, यूरो डॉलर बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स होते हैं जिस मुल्क में इशू हो रहे होते हैं उसके अलावा किसी और करेंसी में। तो यूरो डॉलर बॉन्ड ये यूएस में नहीं किसी और मुल्क में इशू हो रहे होंगे, और पाकिस्तान की कंपनी तो पाकिस्तान में हो रहे होंगे, और इनकी डिनोमिनेशन डॉलर में होगी। इनको यूरो डॉलर बॉन्ड कहते हैं। तो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं और वो डॉलर्स में सारी फिगर्स हैं, जबकि हम पाकिस्तानी हैं और हमने सारी अकाउंटिंग रुपीज में करनी है। और इस सवाल को सॉल्व करते करते मैं रूल्स भी बता देता हूं आपको। ये मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गया वापस, सेट 1 का। इमोर्टाइज्ड कॉस्ट में हम एंट्री किया करते हैं इनिशियल कितने पे, 1 जनवरी 18, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है? $0.5 पर बॉन्ड, और $50 का खरीदा है और $50 ही फेयर वैल्यू थी, तो $50.5 का एक हो गया। कितने खरीदे? 100। अच्छा ठीक है, और 1 जनवरी 18 को, तो एक्सचेंज रेट क्या लगेगा? 150। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट हो गई? कितना? 75,7,500, और इतने ही का खरीदा है। फेयर वैल्यू भी यही है, तो इतना ही कैश जेब से जा रहा है। ये मैं पार्ट ए कर रहा हूं, एमोर्टाइज कॉस्ट। कल वाला और IS-21 मिक्स कर रहा हूं। एमोर्टाइज कॉस्ट में और क्या होता है? साल के एंड पे 2 एंट्रीज होती हैं। 31 दिसंबर 18, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इनकी अमाउंट लिखता हूं अभी। हर साल यही 2 एंट्रीज होती जाएंगी। मैंने 18 और 19 पूछा है, हर साल यही 2 एंट्रीज होती जाएंगी। चूंकि IS-21 भी मिक्स हो गया, तो एक और एंट्री होगी एक्सचेंज गेन लॉस की, वो मैं इधर करता हूं। पहले वर्किंग से समझा दूं, फिर करता हूं मैं एक्सचेंज गेन लॉस की एंट्री करूंगा। ये कल सिखाया था, और एक्सचेंज गेन लॉस ये आज सिखाया है, तो इसको मिक्स करके सवाल करा रहा हूं। तो ये कल वाली एंट्री 2018 की, ये मैंने एक और करनी है। और इस तरह से 31 दिसंबर 19, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अमाउंट वर्किंग से निकाल के लिखता हूं, और कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और एक एक्सचेंज गेन लॉस की एंट्री। ये एमोर्टाइज कॉस्ट कल वाला। अब इनकी फिगर्स कहां से आएंगी? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का हम एक टेबल बनाते हैं, कल सिखाता है ये। अब IS-21 मिक्स होने से ये होगा कि हमें ये टेबल 2 दफा बनाना पड़ेगा। एक दफा चूंकि ऑफिशियली डॉलर में है, कूपन असल में डॉलर में आना है, तो एक दफा डॉलर में, लेकिन एंट्रीज चूंकि रुपीज में करनी है, तो एक दफा फिर इसको रुपीज में बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें डॉलर में बनाना पड़ेगा कल वाला टेबल, लेकिन डॉलर्स में। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19। इनिशियल मेजरमेंट 50-500 या ज्यादा लिख दिया मैंने, ज्यादा लिख दिया। 50-50 बनता है शायद, 50-50। इफेक्टिव रेट लगाएं 343। कूपन कितना है? 10% ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? तो कितना हो गया कूपन? 400। कल वाला टेबल लेकिन डॉलर में बनेगा, क्योंकि ऑफिशियली डॉलर है। क्लोजिंग क्या रह गया? 4993। फिर अगले साल 4993। इफेक्टिव रेट 340। कूपन 400। बाकी रह गया 44933। तो एक दफा ये टेबल बनेगा डॉलर में। ये कल वाला नॉलेज हो गया। लेकिन एंट्रीज चूंकि रुपीज में करनी है, तो आपको ये टेबल दोबारा रुपी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यही टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन अब की बार एक कॉलम ज्यादा बनेगा। ये मैंने एक कॉलम की जगह छोड़ी है।
ओपनिंग बैलेंस तो हम पहली की अमाउंट वहां निकाल ही चुके हुए हैं, 757500। अब आपने करना यह है जो मैं आपको रूल इस सॉल्यूशन से सिखा रहा हूं। इस पे आपने रेट लगाना है एवरेज रेट। ये आप जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ना तो तब देखेंगे हम लोग एक्सपेंस इनकम जो ओवर द पीरियड फैले होते हैं। अब इंटरेस्ट ओवर द पीरियड फैला ना, पूरे साल 12 महीने का है, तो जो ओवर द पीरियड फैली हुई चीजें होती हैं उन पे एवरेज रेट लगता है। ये कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा। और चूंकि एवरेज रेट मैंने सवाल में दिया नहीं हुआ तो फिर क्लोजिंग से भी काम चल जाएगा, वरना एवरेज रेट होना चाहिए था। फिर आपने कैश फ्लो वाले चीज को, इसको किस रेट पे करना है? ये तो असल कैश फ्लो है भाई, इस सवाल में ईयर एंड पे हो रहा है इसलिए ईयर एंड वाला रेट, वरना कैश फ्लो तो एक्चुअल कैश फ्लो हो रहा है। किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? जिस दिन कैश फ्लो हो रहा है। और फिर ये बीच में कॉलम छोड़ा हुआ है मैंने, क्लोजिंग बैलेंस आपने ईयर एंड के रेट पे लगाना है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। क्यों मॉनेटरी आइटम है? इन्वेस्टमेंट डिबेंचर मॉनेटरी आइटम होता है, इसलिए ईयर एंड पे भी अपडेट करना होता है। तो पहले सवाल डॉलर में सॉल्व होगा, उसको रुपीज में लाएंगे, इंटरेस्ट इनकम पे एवरेज रेट, कैश फ्लो वाले कॉलम पे कैश फ्लो डेट वाला रेट और क्लोजिंग पे क्लोजिंग रेट। तो इस 343 को 2018 का एवरेज रेट तो बताया नहीं, 31 दिसंबर 18 वाला ही चल जाएगा। कितना है वो? 31 दिसंबर 18 वाला। इसको लगा दें 152 पे, 13। इस 400 पे भी यही वाला रेट लगा दें, ये भी इसी दिन ही आ रहा है, 60। इस पे भी यही रेट लगा दें, ईयर एंड वाला। सेवन फाइव 758,936। ये सब यहां ओपनिंग बन गया। ये फिगर कैसे आएगी? इस टेबल को दोबारा नहीं बनाना रेट लगा के, रेट यहीं लगे हैं सारे, सिर्फ इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं हम। 340 पे एवरेज 2019 का नहीं है तो 2019 का क्लोजिंग 520। 400 पे भी यही वाला 61। इस पे भी यही वाला 754,749। अब जब ये टेबल रुपीज में ट्रांसलेट हो गया तो फिर हम इनमें से ये, अब ये टैली नहीं कर रहा क्योंकि ये किसी और रेट पे है, ये किसी और रेट पे है। तो अब आपको इस टेबल में एक कॉलम बना के बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, वो एक्सचेंज गेन या लॉस होगा। कैसे निकालें जी बैलेंसिंग? उल्टा चल ले, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। यहां से उल्टा चल ले, दिस प्लस माइनस माइनस। जी 101 10100। पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा पॉजिटिव आ रहा है। देखें क्लोजिंग से उल्टा चलना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। यहां से उल्टा चलें, दिस प्लस दिस माइनस माइनस। पॉजिटिव आया तो उसका मतलब ये फिगर ज्यादा है तो समझ ये गेन है। यहां से उल्टा चलाए ना तो पॉजिटिव नेगेटिव गेन लॉस ही डायरेक्टली शो कर देगा। दिस प्लस दिस माइनस माइनस 499 पॉजिटिव, तो ये दोनों गेन आ गए। अब हमें एंट्री करने के लिए ये फिगर्स नहीं ये फिगर्स चाहिए। तो 31 दिसंबर 18 की एंट्री इंटरेस्ट इनकम की 52,136, कैश की 60,800, एक्सचेंज गेन हो रहा है इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट 10,100। 31 दिसंबर 19 इंटरेस्ट इनकम 52,020, कैश 61200, एक्सचेंज गेन हो रहा है इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। मॉनेटरी आइटम है इसलिए ये P&L में जा रहा है। ये हो गया एमोर्टाइज कॉस्ट। एमोर्टाइज कॉस्ट तो करें ना, फिर पार्ट बी फेयरवेल भी है।
तक पहुंचे तुम्हें? अच्छा, मैंने तो ये ऐसे कर लेना, आप पे बेशक तस्वीर खींच लेना या नोट कर लेना। पार्ट बी बनाने लगा हूं, अब इसको नोट कर लें, फिर पार्ट बी बनाता हूं। यहां तक ओके? चले पार्ट बी बनाता हूं। पार्ट ए। पार्ट बी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होती है अगर। कल सीखा था कि एमोर्टाइज कॉस्ट वाला सारा का सारा काम ऐसे ही होगा, सिर्फ एक एंट्री और होगी। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हुआ अगर, तो यही सारी एंट्रीज बिल्कुल ऐसे ही होंगी। एक्सचेंज गेन वाली भी ऐसी होगी और यही एंट्री होगी, अमाउंट होगी। क्यों? ये तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। फिर एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली बात नॉन मॉनेटरी होती तो उसका गेन लॉस ओसीआई में जाता। ये मॉनेटरी आइटम है। क्यों मॉनेटरी आइटम है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है तो मॉनेटरी आइटम है, इसलिए चाहे अमॉर्टाइज कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, इसके एक्सचेंज गेन लॉस ने ऐसे ही निकलना है और पीएनएल में ही जाना है। तो अगर अमॉर्टाइज कॉस्ट हुआ ये एंट्रीज है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हुआ तो यही एज इट इज है, एक एंट्री और है फेयर वैल्यू गेन लॉस की। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन लॉस ये जो कल टेबल बताया था, तो चूंकि ये सब सेम ऐसे ही होगा तो आप ये लिख लें तो मैं मिटाऊं उसको। अब वो फेयर वैल्यू गेन लॉस वाली वर्किंग बताता हूं। डेट, फेयर वैल्यू, एमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू रिजर्व, ये कल सिखाया था। 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19। एमोर्टाइज कॉस्ट ये निकाल चुके 758,936 और 754,749। फेयर वैल्यू डॉलर में है तो रुपीस में कैसे? जिस दिन की फेयर वैल्यू है उसी दिन वाला एक्सचेंज रेट। तो 31 दिसंबर 18 पे फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 51 और 5100 होगी। क्यों? 100 बॉन्ड्स हैं और एक्सचेंज रेट है 152। 2019 में फेयर वैल्यू कितनी है? 4800 हो गई। एक्सचेंज रेट जी 775,200 73,4,4,00। This minus this. $16,264. This minus this. 2,034. नेगेटिव। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस ही है या इसके अंदर एक्सचेंज गेन लॉस भी है? क्यों? इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस है क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस की गुंजाइश ही नहीं बची। हम ये एमोर्टाइज कॉस्ट की फिगर्स ऑलरेडी 152 और 153 पे कैलकुलेट करके लाए। अब ये एक्सचेंज गेन लॉस निकाल तो लिया, मजीद क्या निकलना है? ये एक्सचेंज गेन लॉस क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला है? 152 और 53 पे ट्रांसलेट ही किया ना। ये एमोर्टाइज कॉस्ट 152 पे ट्रांसलेटेड है, ये एमोर्टाइज कॉस्ट 153 पे ट्रांसलेटेड है, तो एक्सचेंज गेन लॉस तो रहा ही नहीं। तो ये फेयर वैल्यू गेन लॉस ही है। एक्सचेंज गेन लॉस पिछले टेबल में निकल आया तो इसके लिए कल वाली बात, इसकी एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर 18 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई 16
264 और 19 की एंट्री 20,000 से होगी। नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस है, डिफरेंस ले लो। नहीं, वो रिजर्व से नेगेटिव में जा रहा है, 36,000 का लॉस बन रहा है। 16 रिजर्व से नेगेटिव 20 जा रहा है, तो 36,000 का लॉस आ रहा है। तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 36613। ये कल वाले पढ़े हुए में IAS 21 मिक्स। जी इसमें बताएं जो पूछना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। जी पूछना है कुछ? चले ठीक है, ये अल्लाह हाफिज़।